वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर। सर, मुझे बताइएगा, इस पूरी सीरीज़ में अगर हम शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करें, उनकी कप्तानी का, आप उनको किस तरह से उनकी कप्तानी को एनालाइज करते हैं? क्योंकि बतौर कप्तान आप उन्हें अगर देखें तो ख़ास तौर पर उनकी बॉलिंग के हवाले से काफ़ी अरसे से ये खदशात सामने आ रहे थे कि उनकी रफ्तार पहले जैसी नहीं रही है, वो परफॉर्मेंस नहीं रही है, वो माजी की तरह तेज़ बॉलिंग नहीं कर पा रहे। तो इस सीरीज़ में उनकी ज़ाती कारकर्दगी और फिर कप्तानी, दोनों को आप किस तरह से जांचते हैं? यार, शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं पर्सनल परफॉर्मेंस देखूं तो जब मैं अपने और फास्ट बॉलर्स देखता हूं तो फिर उनके मुकाबले में मुझे बेहतर लगती है कंपैरेटिवली। मैं और अपने फास्ट बॉलर्स को अगर कंपेयर करता हूं इस वक्त, चाहे कोई भी फॉर्मेट आप, चाहे T20 फॉर्मेट उठा लें, ODI उठा लें, टेस्ट के अंदर मैं फिर भी कहता हूं कि शाहीन नया बॉल अच्छा करते हैं, दरमियान के अंदर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन ये दो फॉर्मेट के अंदर शाहीन की तरह का बॉलर जो है वो नजर नहीं आता। इवन आप टेस्ट में भी देखें ना, नसीम शाह अच्छा बॉलर था, वो दोनों जगह पे गेंद को स्विंग कर रहा था, अच्छा होने के बजाय मजीद खराब हो गया, वो बाहर बैठा हुआ है। क्यों बाहर बैठा हुआ है? उसका भाई अभी हुनैन शाह अच्छा है, उसको लाके खिलाओ। जो टाइम है अली रजा को लाके खिलाओ, जो टाइम है बासित को लाके खिलाओ, जो टाइम है आपके बहुत सारे यंगस्टर आपको PSL में दिखाई दिए और T20 में बड़ी जगह पे नसीब भाई, बाबर से बात कर लेते हैं। लगे हाथों बाबर आजम ने पहले और तीसरे वनडे में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए दोनों मैचेस में। उनकी इनिंग्स नहीं, बेसिकली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मैच जितवाया। एक मैच में बाबर आजम आउट हुए तो पाकिस्तान मैच हार गया। सो क्या समझते हैं बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म के हवाले से और कितना पॉजिटिव साइन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बाबर आजम ना बड़े रन नहीं कर रहा, ठीक है, वो पहले मैच में बाबर ने किए थे, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर रहा। मैं बाबर से ये चाहता हूं कि बाबर मैच फिनिश करे, बाबर मैच भी खत्म करे। आप 45 रन रह गए थे इस पिच के ऊपर, तो 45 रन बहुत थे जिस वक्त बाबर आउट हुआ था, क्योंकि आपका सलमान आगा उससे पहले आउट हो गया था। तो आपके तो वो नीचे से शादाब ने आके और उसके साथ समद ने रन कर दिए, अच्छे क्रूशल रन कर दिए। वो 45 रन बहुत रन थे उस वक्त, तो सीरीज कहीं भी जा सकती थी, तो वो अच्छे रन थे। लेकिन बाबर आप किस जगह पे टीम को छोड़ के गए थे? आपको मैच फिनिश करना चाहिए था, मैच खत्म करने की आदत होनी चाहिए। अगर 150 रन का मैच भी बाबर आजम खत्म नहीं कर रहा, स्पिनिंग ट्रैक पे बाबर ने सर, सारी आपका ये जिंदगी पॉइंट आ क्रिकेट गया खेली है, कि मैच करना चाहिए। अच्छा सर, मुझे लास्टली ये बताइएगा, मास सदाकत के हवाले से उन्हें इस सीरीज में मौके दिए गए बहुत ज्यादा, लेकिन वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते नजर आए। दूसरी जानिब हम सुफियान मुकीम की बात करें, जो हालिया टूर्नामेंट में पाकिस्तान के नुमाया और कामयाब बॉलर्स में शुमार किए जाते थे, उन्हें पूरी सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तो क्या मुसलसल 3 मैचेस बाहर बिठाने से एक नौजवान खिलाड़ी के एतमाद पर मनफी असरात नहीं पड़ते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यार। आप सुफियान मुकीम क्या बाहर बैठने वाला प्लेयर था? मेरा ख्याल है अब अगर आपका एक स्पिनर अबरार खेल रहा है तो अबरार की जगह मैं समझता हूँ कि पहले सुफियान का हक था। क्योंकि आप कंपैरेटिवली देखें, जो बॉलिंग दोनों करके आ रहे थे, अबरार ठीक है रैंकिंग के अंदर वो खेला है तो फिर वो 4 नंबर पे आया है, अच्छा बॉलर है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। लेकिन जो अगर मैं अबरार की परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर के लिए देखूं या सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस में पेशावर ज़ल्मी के लिए देखूं, तो जमीन आसमान का मुझे फर्क दिखाई दिया था। एक खिलाड़ी ज्यादा अच्छी फॉर्म में था, ज्यादा रिदम में था। अगर आपको शादाब को ही खिलाना था और आपने सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलना था, तो पहला हक बनता था सुफियान मुकीम का, फिर अबरार का बनता था, क्योंकि एक ही इवेंट दोनों खेल के आ रहे थे, एक ही इवेंट में दोनों की परफॉर्मेंस चेक हुई थी, एक ही इवेंट में दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जहां पे सुफियान मुकीम का परफॉर्मेंस यहां थी। अगर हम अपने इनफॉर्म प्लेयर को, यंगस्टर को आप चांस नहीं देंगे टाइम के ऊपर, तो फिर वो खराब ही होगा, और बहुत सारे खराब कर चुके। हसनैन, आप तो बहुत जानते हैं, गजल चले क्रिकेट इतना नहीं जानती होगी, लेकिन हसनैन को तो बहुत सारी चीजों का पता है। हसनैन क्या कम तबाह किए हमने पहले, बहुत ज्यादा, फिर उसी सिमत में चल रहे। अरे भाई, आपको नसीम शाह, अब अहमद दानियाल आपने सही डाला था, हारिस रऊफ और नसीम शाह की जगह आपको अली रजा को, और अगर उनके भी प्लेयर नहीं आ रहे थे तो हुनैन शाह को शामिल करना चाहिए था। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आप सीरीज हार जाते, तो आपको ये कहने का मुंह जरूर होता कि हमने भी अपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया था। आप तो पूरी फ्लैश टाइम के साथ खेले, तो पाकिस्तान की तैयारी नहीं हुई जी।
हमने मायूस ठीक हो गया किया। नसीम भाई, ब- ठीक हो मुबारक हो गया। पाकिस्तान थैंक यू को कि नसीम 2-1 भाई, थैंक यू सीरीज सो जीत के मच फॉर लेके जॉइनिंग। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हालिया सीरीज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल जी। अब वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्की सियासत के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सिर्फ एक दिन रह गया है और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, जबकि एक बार फिर इंतखाबी शफाफियत, फिर आप जो हमेशा बात होती है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और फिर प्री पोल धांधली जैसे इल्जामात सियासी बहस का मरकज बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि उनकी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है मुसलसल, जो प्री पोल धांधली के मुतरादिफ है। और दूसरी जानिब अवाम ये जानना चाहते हैं कि सियासी जमातें सिर्फ इंतखाबी नारों तक ही महदूद दिखाई देंगी या फिर गिलगित बल्तिस्तान के दरीना मसाइल, फिर नौजवानों की जो बेरोजगारी के मसाइल हैं, फिर तालीम का एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है वहाँ पर, इसके साथ सेहत, उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई उनके पास अमली मनसूबा भी है या फिर नहीं, इन सवालात पर आज जवाब जानने की कोशिश दिल्ली पे करेंगे। बात करने के लिए सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सो मच हो जाने का सेनेटर साहब। सबसे पहले तो गिलगित इलेक्शन की बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकना एक प्री पोल रिगिंग है, धांधली है। अगर पीटीआई इंतखाबात में मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी तो क्या आप नताइज को तस्लीम करेंगे और फिर वही होगा फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला काम? रहीम या का नाबुदु या का नस्ताइन। देखिए इसमें हम लोग एक्सेप्ट करें ना करें, इसमें अवाम एक्सेप्ट नहीं करती। इस वक्त भी जो पाकिस्तान का जो जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं वो पिछले 4 साल से क्यों इतने बुरे हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से जो कुछ हुआ है और ख़ास तौर पे 2024 के इलेक्शंस के बाद से हुआ है, आप देखें कि पाकिस्तान फर्दर डाउन होता जा रहा है। अभी आप देखें उसमें जो आपका जो ट्रेड डेफिसिट था या जो जो उसमें क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान में जो डेफिसिट आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, वो तकरीबन 38 बिलियन तक चला गया है। ठीक है, और ये पिछले 11-12 महीने में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब ये चीज़ें, इसकी वजूहात सिर्फ ये हैं कि जब आप लोगों को मैंडेट जो वो दे रहे होते हैं, जब आप उनको तस्लीम नहीं करते तो लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं, लोग आपसे किनारा कश हो जाते हैं, लोग मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट हटा देते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट जो भाइयों के दरमियान में भी होता है तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे होता है। अगर बड़ा भाई छोटे भाई से ज्यादती करा हो तो छोटा भाई अपनी इन्वेस्टमेंट हटाना शुरू कर देता है, छोटा भाई वो कर लेता है। यहाँ पे तो अगर स्टेट एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जिसकी स्ट्रेंथ जो है, जिसे हम कहते हैं कि पावर ऑफ पीपल जो है, जब आप उनको नज़रअंदाज करके उनको मार्जिनलाइज करेंगे तो उसके साइन और सिम्टम्स यही होंगे कि आपके 50% जो इंडस्ट्री है वो क्लोज हो रही है, आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें से 75% आपका कम हो गया है। मतलब अच्छा, एक तो जो था वो उसमें से मुझे ये बताएं 75% कि जिस विड्रॉ। तरह पहला स्नैन ने किया, मैं उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए गुज़श्ता जो जितने भी इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी अगर आपका सेम यही मौक़िफ़ रहता है, आप यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, तो फिर आप आवाम को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप इंतखाबी अमल का हिस्सा रहकर भी कोशिशें जारी रखेंगे? देखिए इससे 2 चीज़ें हैं। जद्दोजहद तो अपनी जगह रहती है, उसका आउटकम मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे कंट्रोल में एक चीज़ है कि मैं मेहनत करूं, मैं जद्दोजहद करूं, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, वो मैं कर रहा हूं। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल की तो बात ही दूर है। हम तो कहते हैं कि यार हमें अनइवन प्लेइंग फील्ड दे दो, हम उसमें भी तुम्हें शिकस्त दे देंगे। तुम प्लेन फील्ड में करो, हमें अनइवन सरफेस दे दो, हम उसमें भी आपसे बेहतर खेल सकते हैं। हम उससे भी, बिकॉज हमें अपने ऊपर यकीन है, हमें अवाम के ऊपर यकीन है, हमें पता है कि अवाम हमारे साथ खड़ी है, हमें पता है कि वी आर द पावर ऑफ पीपल। जबकि आप लोग जो है वो पीपल इन पावर हो, आपके पास पावर ऑफ पीपल नहीं है। और ये एक बेसिक फंडामेंटल फ्लॉ है आज के सिस्टम में, जहां पे क्लैश है बिटवीन द पावर ऑफ पीपल एंड पीपल इन पावर। इस चीज को हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपने देखा है कि एक तो मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर अब हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, उसके लिए आपको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप एनओसी ले रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए।
अच्छा, ये कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन का जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन है उसका वो है, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान जो इलेक्शन एक्ट है 2017 के, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन का पाबंद है। उसमें किसी भी जगह पे आपके जो एनओसी का कहीं जिक्र नहीं है कि भाई आपने एनओसी लेनी है, रैली से पहले आपने एनओसी लेनी है, कोई पॉलिटिकल वो तकरीर से पहले उस चीज़ के लिहाज से आपने कुछ चीज़ नहीं करनी होती है। और ये सारी चीज़ें ना बिलावल भुट्टो ने कोई लिया है ना किसी और ने किया, ये सारा का सारा एक झूठ है। अब उस झूठ को आप देख ले, उसको क्या लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इन्होंने लोगों को पता चल रहा है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि लोगों को तो पता चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान टिकट्स की बात की जाए, मुश्तरका उम्मीदवारों की बात की जाए, तो उनमें काफी ज्यादा इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी अभी भी गिलगित बल्तिस्तान की हद तक मुत्तहिद है? देखिए, मेरे लगे पॉलिटिकल पार्टी में मिलत से एक जॉब है, उसमें तो आप कर सकते हैं कि यार क्रिकेट में हमने करना है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है उसको आप एवरेज में लेकर कर लेते हैं, जो सबसे अच्छी बॉलिंग करता है, जिसके सबसे अच्छा मेरिट है वो एजुकेशन वाइज, तो आप उसको वो जॉब दे सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मेरिट बनाना बड़ा मुश्किल है। हर एक अपनी जगह पे ये समझता है कि उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, कोई प्रॉपर तरीके से नहीं है। बाकी जगहों पे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक डिफरेंस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हर एक शख्स एस्पायर है उस पोजीशन के लिए, और वो अपनी जगह पे उसका मेरिट है। तो जब 5-6 बंदों के दरमियान में कांटेदार मुकाबला होगा और आप उसमें से एक को सेलेक्ट करेंगे, तो 5 में से 1 या 2 ऐसे होंगे जो इनहराफ करेंगे पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। ये एक फितरती बात है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, चूंकि मैं चाहती हूँ वो आपसे कर ली जाए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुझे बताइएगा, आपकी गिलगित बल्तिस्तान में पहले भी हुकूमत रह चुकी है और गिलगित की अवाम अक्सर ये शिकायत करते नजर आते हैं, हमारे पास आते भी रहते हैं कि कौमी जमातें जो हैं वो इंतखाबात के दौरान तो आती हैं, फिर अपने मैनिफेस्टो भी देती हैं, तकरीरें भी करती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी करती हैं, लेकिन बाद में खित्ते के मसाइल पसे पुश चले जाते हैं, उनको कोई नहीं देखता। आप पीटीआई एक बार फिर अगर हम देखें तो पीटीआई इस बार ऐसा कौन सा वादा कर रही है जो मादी से मुख्तलिफ होगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, देखो गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से था, वो पहाड़, वो नदन एरियाज हमेशा से थे। मुझे आप सिर्फ एक करके बता दें कि वहाँ पे जो टूरिज्म का जो क्या कह सकते हैं उसमें बूम आया है, वो किस टेन्योर में आया है। आपको पता चल जाएगा कि आज वहाँ पे आप चाहे उधर से चले जाएं, हुंजा की तरफ चले जाएं, चित्राल की तरफ चले जाएं, आप उसमें स्कर्दू की तरफ चले जाएं, आप वहाँ पे जो होटलिंग हो रही है, वहाँ पे जो टूरिज्म हो रहा है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स डायरेक्टली आ रही है वहाँ से, वो टूरिज्म की वजह से आप फ्लाइट्स आनी शुरू हो गए। ये सारा स्टार्ट हुआ कब था? ये किस विजन के लिहाज से इस चीज़ को बढ़ाया गया था? अच्छा, तब आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान में जो फाइनेंशियल वहाँ पे एक अपलिफ्ट हुआ था, वो मेनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था। आप उसको करके देख लें, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन क्योंकि सर आपने दुरुस्त के हवाले से जो बात की, गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत तेजी से बढ़ी भी है, बढ़ भी रही है, लेकिन सियाहत बढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल हैं, कचरे और जो इन्वायरमेंटल आलूदगी है उसके हवाले से बहुत सारे मसाइल बढ़े। तो अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आती है तो बढ़ती हुई जो सियाहत है इसको मुनज़्ज़म करने और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप क्या कुछ अमली मंसूबे करेंगे? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। थोड़ा सा मसला हम लोगों के अंदर भी है ना जी। इस चीज को आप समझें। हम लोगों के अंदर तमीज नहीं है, हम लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अब ये कूड़ा करकट फेंकना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और मैं आपको वाकया बता देता हूँ कि एक दफ़ा मैं लंदन से आ रहा था, तो मेरे साथ एक फैमिली वहाँ पे मैंने देखा एयरपोर्ट पे, तो उनके बच्चे ने ये चिप्स खाए और उसका लिफाफा वहीं फेंक दिया। वो 1-1.5 साल 2 साल का बच्चा था, 2.5 साल का था, उसने वहीं फेंक दिया। तो बाप ने उठा के वो लिफाफा उठा के एक तकरीबन 20 कदम पे वो डस्टबिन था, उसमें जाके उठा के फेंक दिया। अब जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद में लैंड किया हम लोगों ने, तो वहाँ पे
हम लोग दोबारा इसी तरीके से जब वो नहीं होते सामान कलेक्ट करने के लिए थे तो बच्चे ने वही हरकत की, उसने चिप्स खाए, उसने कह दिया, बाप ने उस लिफाफे को देखा और उसने फिर अपना कुछ भी नहीं किया। मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा कि यार ये पाकिस्तान की जो हवा है इसमें कोई मसला है। उसने कहा क्यों जी? मैंने कहा यही काम उधर हुआ तो आपने उठा के उधर फेंक दिया, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो फिर वो बेचारा सॉरी कह के, अच्छा इंसान था, सॉरी कह के सामान उठा के उसने फेंक दिया। लेकिन माय पॉइंट इज कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 40 सालों में इन लोगों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर क्या किया है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ज़माने में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर हम 161 तक ले आए थे, ये लोग उठा के 168 169 पे दोबारा ले गए हैं। अच्छा, उसके अलावा एजुकेशन पे हम लोग 1.5% हम लोगों ने मेरे ख्याल में बजट के ऊपर वो बढ़ा दिया था। इन्होंने अभी आप देखें, इन्होंने 2026 में क्या किया? इन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश का, ये पिछला जो था इसमें इन लोगों ने तकरीबन 0.5 या 0.7% कर दिया, आधा कर दिया बजट। जब एजुकेशन के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि उसमें पैसा है और उससे आप माल खाते हो, तो भाई मेरा यही होगा ना। बिल्कुल आप बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ऐसा ही होगा। नहीं कह रहे हैं, बात यह है कि हम इंडिविजुअल लेवल से शुरू करेंगे तो बात कुछ लेकिन वो बनेगी। सेनेटर साहब ने जो कूड़े वाली बात की है, यकीन मानिए एक दिन मैंने इसी तरह से कोई रैपर मेरे हाथ में था, मैंने कहा यार ये इसको मैं किसी डस्टबिन में फेंकता हूँ तो मुझे 6 किलोमीटर तक तो डस्टबिन नजर नहीं है। ये हमारे भी अनफॉर्चुनेटली मसाइल ये है। भी फैसिलिटीज हैं। वही बात है कि डिसिप्लिन नहीं है, जो कि नहीं तमीज है। नहीं है। हम खुद इन चीज़ों से शुरू करेंगे तो मसाइल हल होंगे। थैंक यू सो मच। हमारे मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।